जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रहा होगा। आज के बाद आप लोगों को हिंदी के पेडागोजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। हिंदी में अगर 30 अंक आता है तो आज के बाद आप लोग 28, 29, 30 में 30 बना लीजिएगा। एकदम 30 में 30 पक्का हो जाएगा। आप लोगों को पेडागोजी से क्वेश्चन छूटता है, आज के बाद नहीं छूटेगा, क्योंकि यह क्लास पूरा कंप्लीट हिंदी पेडागोजी का है, जो आपको सभी खतरा कंसेप्ट है। एकदम आपको लगेगा नहीं, वास्तव में अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हिंदी में। अगर आता भी है तब पर भी देख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर हिंदी के पेडागोजी में क्वेश्चन नहीं जाएगा। एकदम एक क्लास में आप लोगों को कंप्लीट। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट हम कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है कंसेप्ट। पहले देखिए, भाषा पढ़ रहा है, चाहे भाषा 2 या भाषा 1 दोनों में काम आ जाएगा। इस भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। इसी को तो कहते हैं भाषा। आपके ऑप्शन में आ जाएगा, एकदम ऑप्शन में आया हुआ है। और देखिए, भाषा यानी याक्षिक यानी स्वतंत्र है। ठीक, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल हम क्या बोलते हैं, कुछ फैक्ट आप याद रखिए, 10% 20% आपका सारा पेडागोजी एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक, चलिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करना, भाषा से रिलेटेड ये पॉइंट सब अब आपको दिखने को मिल जाएगा। आप कब कब आपका एग्जाम है, 7 या 8 का, आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, एकदम सारा क्वेश्चन बन जाएगा। भाषा अस्थिर है। क्या है? भाषा अस्थिर है। टोटल पॉइंट याद रखना है। भाषा अर्जित व्यवहार है। क्या? भाषा को हम अर्जित कर सकते हैं, जीवन भर अर्जित कर सकते हैं, जीवन भर सीख सकते हैं। भाषा चिंतन प्रक्रिया है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं भाषा के साथ संलग्नता। ये भी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत तंग करके रखा है, एकदम आता है क्वेश्चन, निश्चित आएगा। ठीक ना, साथ में कंसेप्ट लिया और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। टोटल एकदम आपके कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। निश्चिंत आप बेफिक्र होकर, चाहे आपका 7 का एग्जाम होगा चाहे 8 का, निश्चित आप एग्जाम आराम से दीजिएगा, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भाषा लिखित मौखिक चिन्हों के रूप में भाषा का प्रयोग आ जाएगा जब आपके ऑप्शन में, एकदम टिक आउट करना, एकदम आपका निश्चित सही होगा। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए और पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। भाषा व्यवस्थाओं का व्यवस्था है। कई बार सीटेट के एग्जाम में तंग करके रखा है, आपके आएगा ऑप्शन में। सब पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना, भाषा समुदाय विशेष से संबंधित होता है, ये भी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम। भाषा समृद्ध प्रवेश यानी समृद्ध प्रवेश से होता है भाषा। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? व्याकरण। ठीक ना, चाहे भाषा वह मौखिक हो, सांकेतिक हो, चाहे लिखित हो, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की लिपि होना आवश्यक नहीं है। ठीक ना, टोटल पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। हिंदी भारत की राजभाषा है, अभी तक राष्ट्रभाषा एक भी नहीं है। ठीक, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी का आ चुका है, एकदम भी है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक ना, और हिंदी दिवस 14 सितंबर के, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को देवनागरी लिपि में। ठीक ना, 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। क्वेश्चन आ जाता है बोली और भाषा। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बोली और भाषा में, लेकिन फंसा देता है। क्वेश्चन आ जाता है तो किस प्रकार से लगेंगे। देखिए, बोली क्या है? बड़ी श्रेणी है, याद रहेगा। बोली एक छोटा सा याद रखिए आप, बोली क्या है? बड़ी श्रेणी है। और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी है, याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। और नोट में यहाँ पर लिखे हैं, भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित अंतर नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब हुआ स्पष्ट रूप, यानी स्पष्ट रूप से अभी तक अंतर नहीं हुआ है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्वनिम है, ये भी याद रखना। एकदम आपके सीटेट के एग्जाम में सारा पॉइंट 4 बार 5 बार 10 बार आया है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है, एक भी फैक्ट आपको ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है। टोटल फैक्ट पूछा गया है, और एक नहीं 2 बार 5 बार 10 बार तक क्वेश्चन आया है, और एकदम आपके सीटेट के एग्जाम बार बार रिपीट करता है। अब देखिए, भाषा का अंग क्या है? कई बार पूछता है, निम्नलिखित में से भाषा का अंग नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भाषा का अंग ध्वनि, वर्ण, शब्द, उसके बाद क्या है? वाक्य या लिपि। ठीक, याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। आपको यहां से क्वेश्चन अवश्य आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार क्या क्या है? मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक ना, सभी भाषा का व्याकरण होता है। चलिए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, छोटा सा देखते हैं, मातृभाषा क्या है।
मातृभाषा जानते हैं जो घर में बोले जाते हैं उसी को कहते हैं मातृभाषा, उसी को ना कहते हैं। तो देखिए मातृभाषा का स्थान कहाँ कहाँ है। प्राकृतिक भाषा कई बार पूछ देता है, प्राकृतिक भाषा द्विभाषिक में भी स्थान है, सर्वभाषिक में भी स्थान है, संप्रेषणात्मक में भी स्थान है। आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दे देगा, तब कहिएगा सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहाँ टकराया। कंसेप्ट टोटल टकरा जाएगा, टोटल। मातृभाषा को अनेक नाम से जानते हैं, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा, प्राकृतिक भाषा, ठीक ना। तो आप लोग मत घबराना, जो घर की भाषा को या अनौपचारिक रूप से सीखा जाता है मातृभाषा को। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 त्रिभाषा सूत्र, इसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए मातृभाषा यानी प्रथम भाषा, उसके बाद हिंदी सेकेंड भाषा यानी राज्य में लागू होता है, अंग्रेजी यानी अन्य भाषा और गैर भाषा के। आपके एग्जाम में पूछ देता है विदेशी भाषा आपको त्रिभाषा सूत्र में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आपके सीटेट के एग्जाम में एकदम क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 त्रिभाषा सूत्र इस प्रकार है, मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, ठीक ना। प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा को माना गया है, सेकेंड भाषा के रूप में हिंदी या राज्य में लागू होता है सिर्फ, और अंग्रेजी अन्य भाषा और गैर हिंदी भाषा भी, ठीक ना। तो आपको सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ से देखते हैं आपके शास्त्रीय भाषा क्या है। शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन बहुत आता है, एकदम ट्रिक से इसको याद करेंगे। कैसे? तो 30 तो कमाओ शास्त्री जी, यानी शास्त्री जी भाषा में याद करें, 30 तो कमाओ। देखो 30 से क्या होता है तमिल, 100 से क्या होता है संस्कृत, तो से क्या होता है तेलुगु, और क से क्या होता है कन्नड़, म से मलयालम, ठीक, ओ से ओडिशा या उड़ीसा रहता है। तो ये आपको पहले का है, जो तमिल आपको 2005 में, संस्कृत आपको 2005 में, तेलुगु आपको 2008 में, कन्नड़ आपको 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसा यानी ओडिशा 2014 में। तो ये पॉइंट आपको ये भी इसमें याद करना, हालांकि इतना ही पूछता है तो ट्रिक से याद करना, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। और देखिए वर्तमान में जो है पहले और वर्तमान में भी 5 आ गया, तो वर्तमान वाले कैसे याद करेंगे, इसको ऐसा ही सिंपल याद करेंगे, हालांकि उसी में से क्वेश्चन पूछता है। देखिए वर्तमान में मराठी आपको 2024 में, पाली आपको 2024 में लागू होता, प्राकृतिक आपको 2024 में, और असमिया 2024 में, बंगाली 2024 में। तो ये आपको 5 वर्तमान में शास्त्रीय भाषा है, और पहले आपको 6 था तो 6 5 11 हो गया, ठीक। तो ये आपको याद रखना, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, हमको नहीं पूछता है। देखिए हिंदी है क्या, तमिल है क्या, संस्कृत है क्या, तेलुगु है। तो देखिए हिंदी तो आपको राज्य भाषा है ना, और तमिल आपको क्या है शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत क्या है शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु क्या है शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए ये आपको सही है, ये आपको सही है, लेकिन ये आपको सही नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर यही होगा हिंदी। हिंदी आपका राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा विकल्प नहीं है। और हमको शास्त्रीय भाषा पूछा गया था, पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। हार्ड है क्या, एक भी नहीं छूटेगा, जुड़े रहिए मेरे साथ, लेकिन शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगता है ना तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक। पॉइंट देख लेते हैं, बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिकता देखिए, मान लीजिए आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आपके पास 10 20 या 30 बच्चा है, मातृभाषा बोलेगा मतलब क्या, एक से अधिक भाषा बोलना, एक से अधिक भाषा के माध्यम से सीखना, ठीक ना। तो क्या लिखे है, एक कक्षा में एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग, पॉइंट आपको आ जाएगा, तो वो समझ लेना बहुभाषिकता है। संसाधन के रूप में स्वीकृत एकदम करना है, शब्द भंडार में वृद्धि, टोटल पॉइंट भी दिया है आपको, एकदम सीटेट के एग्जाम में तंग करके रखता है, शब्द भंडार में वृद्धि बहुभाषिकता लगाना है, ठीक ना। उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्या है सांस्कृतिक आदान प्रदान, और उसके बाद है रचनात्मकता, ठीक ना। तो आपको समझ लेना बहुभाषिकता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन में बराबर रहेगा, ये वर्ड दिख जाएगा ना वर्ड, तो आप पकड़ लीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक ना, एकदम आराम से सही हो जाएगा। भाषाओं एवं संस्कृतियों का समान देना, जो भी बच्चा का भाषा एवं संस्कृति है तो एकदम समान देना है, एकदम स्वीकृत करना है, एकदम उससे लगाव रखना है, ठीक ना। संप्रेषण से सामाजिक और संबंधता स्थापित हो, एकदम आपका ये भी सही रहेगा पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अब देखते हैं इससे जो हम फैक्ट पढ़े हैं उसका, इससे रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में आता है, एकदम आएगा। क्या लिखा है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। अब ऑप्शन है, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी भाषा में माध्यम से होना चाहिए। नहीं भैया, मातृभाषा में होना चाहिए। जो भी बच्चा आएगा उसको मातृभाषा में, जो घर का भाषा है उसी माध्यम में पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं, क्या आप समझ लिए हिंदी का अध्ययन करते हैं बिना देखे और समझे। आने दीजिए बच्चा का, हिंदी है कि तेलुगु है कि मराठी है कि इंग्लिश है, क्या पता, जब आएगा क्लासरूम में तब ना उससे आदान प्रदान करेंगे, तब ना एकदम परफेक्ट पता चलेगा। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, सभी बच्चों की
विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट है दोस्त, परफेक्ट है मित्र, डायरेक्ट आपका यही आपका राइट आंसर सही होगा। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं 4, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा में शुरू होनी चाहिए। आप मान लीजिए किसी की राजभाषा हिंदी है, किसी की राजभाषा तेलुगु है, किसी की राजभाषा कन्नड़ है, तो उसके माध्यम से होना चाहिए? नहीं, मातृभाषा घर की भाषा जो बच्चा सीखता है उसी भाषा में होना चाहिए। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम आपका थर्ड एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियां के बारे में भाषिक रूप से सही है? क्या आपको हम बोले थे ना अभी भाषा और बोली के बारे में कंसेप्ट, और क्या याद रखे आप, छोटा सा पॉइंट आपको याद रखे थे, भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है। ये होगा क्या? और देखते हैं कुछ भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। जी, सुपरिभाषित का मतलब हम बताए थे, स्पष्ट रूप से अंतर नहीं है भाषा में और बोली में। ठीक, यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया था। आज चलेंगे थोड़ा फास्ट क्योंकि मैराथन है, और वो इतना बड़ा मैराथन नहीं है, छोटे मैराथन रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा ना, फैक्ट आपको माइंड में याद है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिंदी के पेडागोजी में, ठीक ना? हिंदी में आपको 30 में 30 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोलियों के बारे में सही है? अब देखिए इसमें से क्या लिखा है, कौन सा कथन भाषा की बोलियों के बारे में, भाषा और बोलियों के बारे में। ऑप्शन पढ़ते हैं। कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियों बोलते हैं। ये भी थोड़ा बहुत सही है, एकदम सही है। भाषा की बोलियों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। एकदम बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है, ऐसा नहीं है जो सब क्षेत्र में एक ही होता है। एक ही होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। एक भाषा की विभिन्न बोलियों बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं? एकदम समझ पाएगी। कैसे नहीं समझ पाएगी? अपने आप को ढाल लेगा, परिवर्तन कर लेगा, एकदम समझ पाएगी। ये भी थोड़ा बहुत सही है। बोली एक बड़ी श्रेणी है, ये बात तो हम बिल्कुल बताए, बोली एक बड़ी श्रेणी है। भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी है। क्या है? छोटी श्रेणी है, एकदम अभी तुरंत बोले। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में देखिए, आपको आयोग जो इसका आंसर माना है जेड माना है, और जेड का मतलब होता है ऑल, जो आपके सीटेट के एग्जाम में माना है। तो सभी आपका आंसर सही है। आप अगर इसमें से किसी एक को चुनते हैं एकदम आपका नंबर मिल जाएगा। आपको सीबीएसई ने ऑप्शन दे दिया है, अब पूछ देगा इनमें से कौन सा भाषा और बोली में संबंधित सही नहीं है। आपको एक ऑप्शन गैप कर देगा, 3 ऑप्शन इसी में से डाल देगा, तब कहिएगा सर आउट ऑफ सिलेबस। जी बिल्कुल नहीं, एकदम आपका इसी वीडियो से टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम धड़ धड़ बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या है? जब हम यह कहते हैं कि भाषा याक्षिक है तो इसका तात्पर्य है। अब देखते हैं 4 नंबर का क्या है। भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। अंतर्निहित नहीं जी, अंतर्निहित नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। शब्दों और उसके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही। किसी ठोस कारण पर आधारित थोड़ी है यार, ये भी नहीं होगा। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। हम क्या बोले थे? एकदम परफेक्ट आंसर होगा आपका 4 का थर्ड, पेपर 2 14 दिसंबर 2024। क्या लिखा है? भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। अंतर्निहित संबंध नहीं है, याद रखना का थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? मातृभाषा का स्थान नहीं देना किस विधि का? तो देखिए, प्राकृतिक में तो देता है, द्विभाषिक में भी देता है, हम लिखे थे। उसके बाद सर्वभाषिक में भी देता है। क्या प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि में देता है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको क्या पूछा था? मातृभाषा को स्थान न देना है, इस पर ध्यान देना है हमको। पूरा क्वेश्चन को फैक्ट हमको चुनना है, ठीक ना? तब क्वेश्चन लगाने में एकदम मजा आ जाता है। तो 5 का इसका आंसर हो जाएगा 4। आपका सीटेट का पेपर 1 7 जुलाई 2024 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अब अगला फैक्ट और कंसेप्ट। अब है घोषणात्मक ज्ञान क्या है? देखिए, घोषणात्मक ज्ञान उसको कहेंगे जो किसी भाषा के बारे में जानना, जागरूक रखना, उसी को कहेंगे घोषणात्मक ज्ञान। किसी भाषा के बारे में जानकारी या जानना, उसी को कहेंगे क्या? घोषणात्मक ज्ञान। तथ्यों और सूचनाओं और विचारों के बारे में जागरूकता, हम अभी तुरंत बोले, एकदम सभी पॉइंट आपको नोट कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाएगा फैक्ट, आप छोड़िएगा नहीं। मगर आप नॉर्मल क्या बोलते हैं? जल, और केमिस्ट्री के रूप में बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे? H2O, यानी जल का यह सूत्र है। तो यही होता है आपको किसी भाषा के बारे में जानना, घोषणात्मक ज्ञान। ठीक, देखते हैं अगला पॉइंट।
कौशलात्मक ज्ञान क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता या दक्षता याद रहेगा तो आपको कहेंगे कौशलात्मक ज्ञान। विशेष कार्य करने की क्षमता, विशेष भाषा सीखना, ये सब क्या है? आपका कौशलात्मक ज्ञान है। विशेष भाषा सीखेंगे, किसी अपने अंदर से आनंद पूर्व सीखेंगे, कौशलात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? देखिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी भाषा में अगर क्यों कैसा हुआ आप अगर सोचने लगेगा तब समझ लेना आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान है। किसी काम को कैसा, ठीक, किसी भाषा को कैसा बात करना है, एकदम मशीन को कैसा चलाना है, कैसा शब्द आ जाएगा ना, अब क्यों शब्द आ जाएगा ना तो समझ लेना आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान है। एकदम याद रहेगा। छोटा सा पॉइंट आप डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में बहुत तंग करके रखता है, तब कहिएगा हार्ड है, आउट ऑफ सिलेबस है। बिल्कुल नहीं, सारा फिर यहीं से टकरा जाएगा। तो देखिए क्या आता है, विस्थापन। कहिएगा सर ये तो फिजिक्स वाला शब्द ला दिया, विस्थापन। जी बिल्कुल नहीं, विस्थापन भाषा विज्ञान, इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए भाषा की उन चीजों के बारे में संप्रेषण करने की क्षमता है जो तत्काल मौजूद नहीं हो, उसी को कहेंगे विस्थापन भाषा। आप कहिएगा क्वेश्चन जो सुनते हैं, पहले बचपन में हम लोग याद करके जाते थे गुरु जी के पास, सुनते थे तब मीनिंग सर याद किए है लेकिन ध्यान नहीं पड़ रहा है, अभी तत्काल मौजूद नहीं है, तो इसी को तो कहेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा बिल्कुल। स्थानिक या लौकिक रूप में हो, एकदम आपको टिकट करना, विस्थापन। चलिए और देखते हैं अगला कंसेप्ट। अब जो आता है आपका समकलनात्मक प्रेरणा क्या है? इसी को कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा या प्रेरणा या मोटिवेशन। किसी कार्य या गतिविधि को पूरा करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि या खुशी, एकदम जो आनंद पूर्व अपने आप से, कोई होता है बाह्य रूप से, कोई होता है आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से आप तैयार होइएगा ना तब मजा आ जाएगा, तब आपको सीखने में। और देखिए बाह्य रूप से आपको मोटिवेशन कोई करेगा ना तो आपको कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, आप 1 महीना 2 महीना रह जाइएगा। जब आंतरिक रूप से आप तैयार होइएगा तो किसी को नहीं सुनिएगा जब तक सफलता आपके हाथ में न आ जाए। ठीक, कार्य के अंत में एकदम बिल्कुल बात है, जो एक साथ लाता हो आंतरिक प्रेरणा, इसी को कहते हैं समकलात्मक प्रेरणा। टोटल पॉइंट आपको याद रखना है, एकदम आपके सीटेट के एग्जाम में सभी पॉइंट आपके आता है, पूछा गया है। चलिए और देखते हैं। आप यांत्रिक प्रेरणा क्या है? किसी काम को करने के लिए बाह्य प्रेरणा, एकदम बाह्य रूप से मार के, यानी पिटने के डर से, या आपके गुरुजी मान लीजिए आप देते थे पहले हम लोगों को होमवर्क, तो क्या खूब कूटता था गुरुजी, तो डर से याद करके जाते थे, नहीं आज नहीं जाएंगे तो फिर पिटाई लगेगा, फिर मुर्गा बनाएगा, फिर दंड देगा, इसके लिए याद करते थे। ये क्या आपको हो जाता है बाह्य प्रेरणा, यानी बाहरी प्रेरणा। उदाहरण के लिए नौकरी, पुरस्कार, वेतन या नौकरी के लिए दूसरी भाषा सीखना। मान लीजिए आपको देगा अमेरिका में जॉब, कहेगा इंग्लिश भाषा सीख के आओ, वहां पर बहुत पैसा है, डॉलर में मिलेगा आपको 5,000 6,000 डॉलर, तो आप तो एकदम कहिएगा जी सर भाषा तो सीखना पड़ेगा। तो लोभ है, यानी कि पुरस्कार के लिए या पैसा के लिए, तो लोभ के लिए आपने सीखे हैं, तो यांत्रिक अभिप्रेरणा इसको कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। चलिए देखते हैं और पॉइंट। संप्रेषणात्मक और संदर्भात्मक, यानी रिफरेंशियल। क्या है? रिफरेंशियल, जिसमें शब्दों और वाक्यों का उपयोग वस्तु या व्यक्ति या विचारों के संदर्भित करना। आपके पॉइंट सीटेट के एग्जाम में तंग करके रख चुका है, एकदम याद रखना है। वास्तविक दुनिया से सीधा जोड़ना, एकदम वास्तविक जो बच्चा का दुनिया रहेगा उसको सीधा जोड़ना, नो एकदम कोई भेदभाव नहीं, एकदम डायरेक्ट। अब उसके बाद आता है पूर्व भाषिक। क्या है? देखिए इसी को लिंगुअल, भाषा से पहले। क्या याद रखना है? भाषा से पहले यानी पूर्व भाषिक। भाषा की शुरुआती चरण, एकदम देखिए उदाहरण के लिए रोना, कुंजन, बलबलाना, ये सब हमको आपको चरण बताएंगे इसी वीडियो में। शारीरिक गतिविधियों से संवाद करना, आपको भूख लग जाएगा तो रोने लगेगा, या आपको टहलने के लिए बच्चा को जाना है कहीं और तो वो आपको इशारे देकर उधर या उसको किसी को बुलाना है तो शारीरिक रूप से इशारा देकर, तो बहुत सारा होता है, या तो ज्ञानद्रव्य द्वारा, या आंख नाक मुंह चमकाकर, 5 प्रकार के ज्ञानद्रव्य होता है, उस प्रकार से आपको बच्चा को सिखाया जाता है। तो शारीरिक गतिविधियों से संवाद करना ये आपको पूर्व भाषिक में आएगा। चलिए भाषा आकलन। भाषा आकलन क्या है? यह एक मापन है। क्या है? मापन है। शिक्षार्थियों का कक्षा की भाषिक निपुणता। निपुणता का मतलब क्या हुआ? मापन हम अभी तुरंत बोल दिए, निपुणता का मतलब हुआ बच्चा का कमजोरी और ताकत को पहचानना, याद रखना, उसी को कहेंगे निपुणता। तो पॉइंट याद रहेगा एकदम। भाषा के प्रत्यक्ष और डायरेक्ट भाषा क्या है? सीधे और सरल शब्दों का उपयोग करके सीखना, यानी मातृभाषा का स्थान नहीं देना। हम आपको इससे पहले क्वेश्चन भी कराए थे, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट भाषा के मातृभाषा का स्थान नहीं दिया जाता है उसमें, उसी को कहेंगे डायरेक्ट भाषा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालीन समय और स्थान में मौजूद नहीं हो? क्या लिखे हैं? तत्कालीन समय और स्थान में मौजूद नहीं है। क्या होगा? संरचना निर्भरता होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा।
वियोजन समर्थन ये भी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल होगा। आपके पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। एकदम एक का आंसर होगा आपका 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्या लिखे हैं? बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वह उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? विदेश जाता है। देखिए क्या है, यह न तो यांत्रिक है और न ही समाकलात्मक है। बिल्कुल नहीं। समाकलात्मक यांत्रिक दोनों प्रकार के हैं, ये एकदम बिल्कुल नहीं। समाकलात्मक और प्रेरणा बिल्कुल नहीं, यह यांत्रिक प्रेरणा है यानी वह अभिप्रेरणा है, वह प्रेरणा है। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका राइट आंसर 4 होगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन आपको कंसेप्ट याद रखना है, एकदम अंधाधुंध क्वेश्चन बनेगा। जाना आप लोग 2-4 सेट में लगाना हिंदी पेडागोजी का या हिंदी का पूरा 30 में 30 एकदम आप लोगों को आराम से आने लगेगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 3rd नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना? भाषा के बारे में जानना क्या बोले थे हम अभी तुरंत से संबंधित है। युक्तिपरक दक्षक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घोषणात्मक ज्ञान क्या होगा? घोषणात्मक ज्ञान। ये भी आपको पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अब अगला कंसेप्ट क्या है। शीर्ष अधोमुखी के उपागम यानी आपसे उपागम यानी टॉप डाउन, एक होता है बॉटम डाउन। तो देखिए बड़ा से छोटा की ओर हम इसको बोलेंगे शीर्ष अधोमुखी के उपागम यानी टॉप डाउन, जो भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का उपयोग करता है। आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है एकदम। शब्दों के बजाय अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना, शब्दों का बजाय अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल आपका हो जाएगा एकदम टॉप डाउन। भाषा के समग्र रूप में देखना। अब देखिए आप डायरेक्ट कहानी या वाक पर समझाने लगे तो देखिए टॉप डाउन में आपको कहानी या वाक, उसके बाद शब्द, अक्षर और ध्वनि। आपको यह पॉइंट याद रखिए ना, क्वेश्चन छूट जाएगा ना तब बोल देना। क्या याद रखना है? टॉप डाउन में सारा पॉइंट बड़ा से छोटा की ओर देखते हैं। और एक और है बॉटम डाउन। अब देखिए ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्व अधो शीर्षमुखी उपागम यानी बॉटम अप क्या है? छोटे से बड़े की ओर। वाक भाषा को अलग अलग अर्थों या व्याकरण संबंधित विशेषताओं को देखकर भाषा को समझने की कोशिश करता है, इसी को तो कहते हैं टॉप डाउन। ये पॉइंट याद रखिए ना, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। एक आता है सूर्त लेख, ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में तंग करके रखता था। डायरेक्ट सूर्त लेख याद रखना, क्या? बॉटम अप। आपके अभी क्वेश्चन करवाते हैं। बहुकल्पीय प्रश्न एकदम आपको होगा बॉटम अप में। सरल से जटिल कोड एकदम होगा आपको बॉटम अप में। क्या होगा पहले इसमें? तो छोटा से बड़ा की ओर लिखा है तो ध्वनि, उसके बाद अक्षर, वर्ण, उसके बाद कहानी या वाक सिखाया जाएगा एकदम। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। क्या कर रहा है? प्रश्न 1। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझाती है कि ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों और फिर वाकों को सुनना शामिल है। देखिए प्रत्येक क्या कर रहा है? पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, यानी पहले क्या कर रहा है? छोटा सी बड़ा की ओर जा रहा है। उसके बाद वाकों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम या युक्ति में विश्वास रखता है? देखते हैं। यह न तो टॉप डाउन है न ही बॉटम अप है, ये तो नहीं होगा। शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन बिल्कुल नहीं। छोटा से बड़ा की ओर जाएगा यानी बॉटम अप होगा। अधो शीर्षमुखी उपागम होगा जो लिखा है बॉटम अप। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को छोड़िएगा, आपका हिंदी पेडागोजी ये चाहे आपका हिंदी में आपका नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समस्त्रोतीय शब्दों यानी कॉन्गनेट्स और शब्द के मानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बॉटम अप प्रक्रिया जी बिल्कुल होगा, यानी छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। क्या लिखा है? विशेष सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समस्त्रोतीय शब्दों यानी कॉन्गनेट्स और शब्द क्रम प्रतिक्रम में कर रहा है शब्द को, यानी छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। और एकदम आपको बॉटम अप प्रक्रिया होगा। एकदम आपके सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 2 15 दिसंबर 2024 में। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम देखेंगे। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम। देखिए भाषा अर्जन क्या है? बच्चों अपने आसपास के वातावरण, प्रवेश, एक्सपोजर व अपने परिवार से रहकर भाषा को सीखता है, उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। यानी अनुकरण करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है, सिंपल रूप से होता है, समझ लेना आपको। भाषा अर्जन होता है जो ऑटोमेटिक सीख जाता है परिवार में रहकर। आप अगर परिवार में गाली गलौज कीजिएगा तो बच्चा भी गाली गलौज सीखिएगा, उसके भाषा अर्जन में आता है ये प्रक्रिया। ठीक,
बच्चों अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, ये बात बोल चुके हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एकदम मातृभाषा भी इसी में सीखा जाता है। यह एक सहज या सिंपल और स्वाभाविक यानी नेचुरल होती है, ये भी बात आपको बोल चुके हैं। एकदम भाषा अर्जन में आएगा। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। इसमें साधन आवश्यकता नहीं होता। इसमें साधन की क्यों आवश्यकता नहीं होता? ना व्याकरण की आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होता है, ऑटोमेटिक सीख जाता है। ठीक, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एकदम आपको बिल्कुल बोल दिया है। इसमें सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज को होता है। जो परिवार में आपका महत्व रहेगा, जिस प्रकार से बच्चा भाषा बोलिएगा उसी प्रकार से भाषा कॉपी करके सीख जाइएगा। चाहे आसपास का जिस प्रकार से माहौल रहेगा उसी प्रकार से भाषा बच्चा सीख जाता है, एकदम कॉपी करता है। पॉइंट और पूछा है, यह अनौपचारिक परिवेश से होता है। अनौपचारिक का मतलब हुआ जो समय के अनुसार नहीं चलता है, एकदम इसमें समय लिमिट नहीं रहता, न सीमित रहता है, न व्याकरण होता है, न नियम होता है। इसी को कहते हैं एकदम अनौपचारिक परिवेश। यह भाषा अनजाने में ही सीख ली जाती है, एकदम यह एक प्रकार का मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होती है। ये टोटल पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में तंग करके रख चुका है। इसे प्रथम भाषा के रूप में जाना जाता है, एकदम बात सही है। यह अवचेतन प्रक्रिया है, लेकिन आपको मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अवचेतन प्रक्रिया है, ठीक ना। अब देखिए भाषा अर्जन का कुछ चरण है, देखते हैं। कुकना, ये प्रथम चरण है। देखिए कुकना 6 सप्ताह का होता है यह बच्चा, और इसमें जो है ना माता पिता को नहीं पहचानता है। मतलब सिर्फ आपको वह उसको दर्द करेगा फिर भी रोएगा, भूख लगेगा रोएगा। मान लीजिए आपको उसको थोड़ा सा सर्दी या जुकाम बुखार लग गया फिर भी रोएगा, मतलब उसको अंदाज नहीं था किस प्रकार से सांकेतिक रूप से करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कुकना आपको 6 सप्ताह में होता है, 6 सप्ताह का बच्चा रहता है। बलबना यानी 6 माह या 7 माह बलबलाता रहता है, इसमें बच्चा रोना लगता है। इसमें भी रोते हैं ये, ऐसा नहीं जो स्पष्ट रूप से बोल देता है, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं स्पष्ट रूप से बलबलाता रहता है। जैसे मान लीजिए आपको भूखे लग गया, कुछ लग गया, इशारा से मतलब देख लेगा तो रोने लगेगा, तो इसमें चिन्हने लगता है, स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है मम्मी पापा को, ठीक ना। तो बलबलाना में 6 माह या 7 माह, ठीक ना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन करवाएंगे और क्लियर हो जाएगा। एक शब्द अवस्था बहुत बार पूछा गया, हालांकि हम क्वेश्चन नहीं लिया सबका, लेकिन अंधाधुंध पूछा गया है। एक शब्द अवस्था यानी 1 साल का होता है, जिसमें नहीं कहता है बुबू, दूदू, मम्मा, पापा। तो इस प्रकार के एक शब्द का अवस्था 1 साल में होता है। 2 शब्द अवस्था यानी मम्मी पापा दादा, इस शब्द के आपको 18 माह के, और लंबे उच्चारण के साथ तो 2 से 4 यानी स्पष्ट रूप से चिन्ह जाएगा। 2 से 4 साल के बच्चा टेबल पर से अगर पानी गिरा दिया तो आपको मान लीजिए 1 घंटा या कुछ देर के बाद मम्मी देखा तो मम्मी बोलता रे कौन पानी गिराया, तो बहाना मारता है बच्चा, नहीं नहीं मम्मी हम नहीं देखे, गिराया वही, बहुत सारा वाक बनाकर बहाना मार देता है। तो ये लंबे उच्चारण आपको 2 से 4 साल। हालांकि क्वेश्चन इससे बहुत बार आया है, ये आपको ये तीनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन करवाएंगे और क्लियर हो जाएगा। और एक पॉइंट है नोट में, बुनियादी चरण क्या है? 3 से 8 वर्ष, यानी इसमें जो भाषा सीखता है इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, स्पर्श करके सीखता है। इंद्रियों का मतलब होता है आंख, नाक, कान, जीभ, यानी इस प्रकार से 5 प्रकार के इंद्रियों होता है, उस प्रकार से भाषा बुनियादी चरण में सीखता है। ये भी विविया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, 2-3 बार आया है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत एकदम पूछता ही है। अब देखते हैं भाषा अधिगम यानी भाषा सीखना। भाषा अधिगम ये औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक साधनों का मतलब होगा सीमित, नियम के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, इसीलिए हम कहते हैं औपचारिक साधनों का, जो विद्यालय में किया जाता है, अकादमिक में किया जाता है। इसमें नियम और व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है एकदम। इसे द्विभाषा के नाम से जाना जाता है, एकदम जाना जाता है द्विभाषा के नाम से, एकदम बिल्कुल आपको सही होगा। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, ये तो हम अभी तुरंत बोले, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही होगा। आपका सीटेट के एग्जाम में पॉइंट आएगा, एकदम सही होगा। इसमें बच्चों का प्रयास करना पड़ता है, यानी सीखना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, जो होमवर्क देता है उसके साथ में बच्चा सीखना पड़ता है। इसमें शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक के शिक्षण पद्धतियों आदि का भूमिका रहती है, बिल्कुल यह पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं और पॉइंट, भाषा अधिगम बोधगम निवेश। देखिए बोधगम निवेश क्या है? जो बच्चा के भाषा सीख कर आया था मातृभाषा भाषा अर्जन में, अब भाषा अधिगम में आया है तो बोधगम निवेश से देंगे। बोधगम निवेश का मतलब हुआ जो बच्चा का जो भाषा है ना उससे थोड़ा ऊपर लेवल के भाषा सिखाइए, उससे उच्च लेवल की भाषा, उसी को तो कहते हैं बोधगम निवेश। भाषा सीखना कौशल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में तंग करके रखा है। मुद्रित समृद्ध प्रवेश से भाषा सिखाइए। मुद्रित समृद्ध प्रवेश का मतलब हुआ, देखते होंगे विद्यालय में आपके दीवाल पर शेप लगा रहता है, चित्र लगा रहता है, तो उसी को कहते हैं मुद्रित समृद्ध प्रवेश। त्वरित गति यानी भाषा परिवर्तन करना, जो बच्चा के भाषा है वही रहने दीजिएगा, परिवर्तन कीजिए तब ना उसको प्रयास रूप से सिखाइएगा, और उसी के लिए कहते हैं हम औपचारिक भाषा। तो यहाँ पर भाषा परिवर्तन करना त्वरित गति कहता है। अब देखिए भाषा अधिगम में स्वर्गीय यानी सिस्टमिक दक्षता क्या है? अब देखिए भाषा को केवल शब्दों और वाक्यों का संग्रह न,
मानना, तो क्या मानना, बल्कि एक व्यक्तिगत प्रणाली यानी सिस्टम के रूप में समझना और व्यवहार में लाना, ये आपको होता है सिस्टमिक दक्षता। देखिए भाषा अधिगम में यह दक्षता बच्चों में मदद करती है कि भाषा नियमबद्ध और संगठित प्रणाली है। आपके सीटेट के एग्जाम में तंग करके रखा है यह सभी पॉइंट। अब देखिए भाषा में ध्वनियां, शब्दावली, व्याकरण, अर्थ और प्रयोग, ये सब आपस में जुड़े एक प्रणाली की तरह काम करता है। तब ना हम कहते हैं भाषा एक सिस्टमिक ढंग से होता है, व्यवस्थाओं का व्यवस्था है, ठीक ना। देखिए परियोजना कार्य क्या है, एक या एक से अधिक छात्रों द्वारा किसी कार्य या समस्या पर काम किया जाता है, उसी को कहते हैं परियोजना कार्य। अब देखिए मान लीजिए परियोजना कार्य आपको बच्चा को देते हैं, संस्कृत जब काम होता है, तो जब जो संस्कृत काम होता है स्कूल में विद्यालय में, तो बच्चा को काम कराते हैं, तो सामूहिक रूप से किया जाता है या सामूहिक रूप से आप होमवर्क तैयारी करवाते हैं। कोई कोई टीचर करता है, अभी भी सामूहिक रूप से बहुत अच्छा से सिखा जाता है और एकत्रित रूप से सीखता है, आपस में संप्रेषण होकर सीखता है, तो अच्छे तरीका से सिखा जाता है। एकदम मतलब हुआ समावेशी शिक्षा के रूप में आपको परियोजना कार्य के अंतर्गत आ सकता है। एक विस्तृत कार्य योजना भी है, ठीक ना। ये सभी पॉइंट आपको आ जाएगा। समेकित अधिगम तो आप लगा देना परियोजना कार्य। अब है प्रदत्त कार्य या दत्त कार्य क्या है, इसी को तो कहते हैं असाइनमेंट भी कह सकते हैं। इसको असाइनमेंट कॉलेज में देते थे घर से बनाने के लिए, जाओ चित्र छाप को, अभी भी स्कूल विद्यालय में देता है, चित्र बना के लो, कुछ लिख कर लो, असाइनमेंट तैयार करके लो, एक कॉपी बच्चा को देता है। बहुत अच्छा, एकदम एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका होता है सीखने के लिए। ऐसा काम जो किसी बच्चों को बाहर करने के लिए दिया गया हो, उसी को कहते हैं प्रदत्त कार्य या दत्त कार्य। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। देखिए मूलक भाषा आपको आ जाएगा, आपको भाषा अधिगम में, भाषा अर्जन में नहीं आएगा, लेकिन हमको भाषा अर्जन पूछा था, निगेटिव पूछा था, इसीलिए निगेटिव की भाई निगेटिव, हालांकि यही आंसर हो जाएगा, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है, ये बात आपको बिल्कुल सही होगा, लेकिन हमको निगेटिव पूछा था, निगेटिव होने हैं। बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, ये भी बात भाषा अर्जन में आएगा। बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग बन जाते हैं, ये भी बात आपको सही है, लेकिन हमको निगेटिव पूछा था, इसीलिए निगेटिव के भाई निगेटिव। इसका आंसर एक का एक हो जाएगा। पेपर 1 और 14 दिसंबर को पूछा गया है, तो याद रखिएगा, एकदम आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भाषा अधिगम में सर्वग्राही यानी सिस्टमिक दक्षता क्या है। देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में है। इस बात की समझ कि सभी मनुष्य के पास बहुत सी भाषाओं का व्यवस्थाएं हैं, क्या होगा, क्या लिखे है, सभी मनुष्य के पास बहुत सी भाषाओं का व्यवस्था है, ये क्या संभव है। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, एकदम भाषा की व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, यही कहता है सिस्टमिक दक्षता। ठीक, याद रहेगा, ये आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया है, 25 लिखा गया है, 24 लिख दीजिए एकदम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिगम कौशलों का समुन्नत करता है, कौन सा कार्य, देखते हैं। कोई एक आलेख, जी बिल्कुल नहीं। आर्टिकल लिखना, एकदम नहीं। रोल प्ले, जी बिल्कुल नहीं। प्रदत्त कार्य क्या बोले थे, असाइनमेंट को, तो ये भी नहीं होगा। परियोजना कार्य, एकदम आपको जो सामूहिक रूप से किया जाता है, जो बच्चों को दिया जाता है, परियोजना कार्य, ये भी क्वेश्चन आपको पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए ना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, हमको सही पूछा है। भाषा अधिगम केवल, देखिए केवल आ गया, काट दो, इस ऑप्शन को नहीं देखना है। मुद्रित समृद्ध प्रवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। त्वरित गति के हम क्या बोले थे, जो परिवर्तन कर लेना, बच्चा का जो भाषा है उसमें परिवर्तन कर देना। उसके बाद मुद्रित समृद्ध प्रवेश के मतलब हम क्या बोले थे, जो विद्यालय में आपको पोस्टर लगाया रहता है शेप के, या आपको काउंटिंग के, या बहुत सारे ऐसा रहता है जो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस प्रकार से नहीं रहता है बैनर की तरह लटका हुआ, तो उसी को कहते हैं मुद्रित प्रवेश, या आपके दीवार पे छपा रहता है, एकदम बिल्कुल सही होगा। ये भी क्वेश्चन आपको पेपर 2 15 दिसंबर 2024 में पूछा गया। फ्रेंड्स बहुत हार्ड था ना 15 दिसंबर का, देख लो, एकदम आसान क्वेश्चन था, पूछा गया था, और 4 का आंसर आपका सेकंड होगा। अब देखते हैं कंसेप्ट अगला। BICS यानी जिम कम्यून्स के अनुसार, ठीक ना, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल क्या है, यानी आपको हिंदी में रहेगा बुनियादी अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कौशल, यानी कि प्रतिदिन आदान प्रदान करना, रोजमर्रा आपको आदान प्रदान करना भाषा, या आप देखिए ऐसा भाषा जो प्रतिदिन आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो,
आपके गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड के साथ तो शेयर करते हैं ना रोज, प्रतिदिन, प्रति मिनट, घंटे में चट फोन करिएगा, तो यही होता है आपको BICS, याद रहेगा, अब नहीं बिसरिएगा। यह रोजमर्रा की साधारण बातचीत में प्रयोग, एकदम बिल्कुल बात। सरल सामाजिक भाषा, एकदम बिल्कुल बात। बच्चों में 1-2 साल का समय लगता है। अब देखिए बच्चों में लगता है तो कहिएगा अब 1-2 साल के समय, ये मतलब हम उदाहरण दे दिए थे गर्लफ्रेंड वाले, लेकिन ये बच्चे की दृष्टि से हमको सीखना है, ठीक ना। अनौपचारिक भाषा होता है, इसमें आपको नियम की व्यवस्था नहीं होता है, नियम के लिए ला रहा है दोस्तों के साथ दिन प्रतिदिन संप्रेषण करना। आपके छोटे छोटे बच्चा को देखते होंगे। देखिए CALP क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता। आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा गया, जो मानसिक रूप से सोच समझ के जवाब देना, उसमें तो प्रतिदिन है, बिना सोच लो समझ से जवाब देगा, इसमें सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक ना। यह जटिल और कठिन अमूर्त भाषा है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। किताबों और परीक्षाओं और शैक्षिक गतिविधियों में ही एकदम आपके पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में तंग करके रखा है, इसमें से किसी भी पॉइंट आ जाएगा ना, टिक आउट कर देना CALP, ठीक ना। इसमें सीखने में 5 से 7 साल लग सकता है, एकदम। औपचारिक शैक्षिक भाषा सामग्री क्षेत्र में उपयोग, ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। अपनी शैक्षिक कक्षा में नोट्स लेना, प्रयोग की रिपोर्ट लिखना, ये सब वर्ड आ जाएगा, आप समझ लेना, सीटेट में एकदम इंपोर्टेंट है। और संज्ञानात्मक अकादमिक का यह भाषा है, ठीक। यह शैक्षिक और संज्ञानात्मक भाषा है। क्या है? शैक्षिक और संज्ञानात्मक भाषा, जो मानसिक रूप से, जो शैक्षिक विद्यालय रूप से, विद्यालय में रहकर बहुत सारे ऑप्शन होता है। एक पॉइंट है जो मनोवैज्ञानिक के ये दोनों कंसेप्ट था, जिम क्यूमनिस के अनुसार अंतर्निर्भरता परिकल्पना। क्या याद रखना है? अंतर्निर्भरता परिकल्पना प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की CALP यानी संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता जुड़ी रहता है। जो भी कमजोरी और ताकत रहता है उससे आपस में जुड़ी रहती है, ये आपको आ जाएगा अंतर्निर्भरता परिकल्पना। अगर यह पॉइंट आपको भिविया है, बहुत पूछा गया है, इसीलिए इसको याद रखना। क्वेश्चन कैसा पूछेगा तो ये आपको जिम क्यूमिन्स के अनुसार ये ऑप्शन में रहेगा, एक ऑप्शन में जरूर रहेगा। क्वेश्चन करवाते हैं, क्यूमिन्स की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? देखिए, द्वितीय भाषा के पठन और लेखन, जी बिल्कुल नहीं। प्रथम और द्वितीय भाषा के बुनियादी अंतर व्यक्तिगत, जी बुनियादी नहीं होगा, संज्ञानात्मक होगा। प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता, अकादमिक का मतलब हुआ आपको विद्यालय, एकदम इस साधारण से याद रखिएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्या कर रहा है? बुनियादी अंतर व्यक्तिगत संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है? देखिए क्या लिखा है, बुनियादी अंतर व्यक्तिगत, यानी दिन प्रतिदिन बात करना दोस्तों के साथ, बस। अंतर भाषा, जी बिल्कुल नहीं। उच्च स्तरीय भाषा कौशल, जी इसमें नहीं होगा, संज्ञानात्मक अकादमिक में आएगा। दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा, यहाँ पर भाषा लिखा है तो आपको एकदम बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, थर्ड। यह अकादमिक भाषाओं या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। क्या लिखा है? अकादमिक यानी विद्यालय, हम बोले थे तो आपको इसी से तो पकड़ लेंगे, क्या जरूरी है इतना पापड़ बेलने के। संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, एक ही निपुणता होगा, इसको थोड़ा उड़ा दीजिए, थोड़ा बहुत सही लग रहा है लेकिन उतना सही नहीं है। बुनियादी अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कौशल, BICL, जी बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अंतर भाषा निपुणता, ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी CAPL, एकदम यही होगा। आपको सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर थर्ड का 4 होगा। तो अब देखते हैं अगला कंसेप्ट। रुक जाइए, घबराइए नहीं, अब छोटा छोटा कंसेप्ट है, कहाँ जा रहे हैं? अब तो छोटा छोटा, अब तो मजा आएगा। छोटा कंसेप्ट 1-2 नंबर पक्का, फिर छोटा कंसेप्ट 1-2 नंबर पक्का, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन करवा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। स्किमिंग यानी इसी को कहेंगे विहंगम यानी दृष्टि पठनम, आपको संस्कृत में आ जाता है शब्द। स्किमिंग क्या है? देखिए, सरसरी तौर पर पठन, आपको याद रखना है, सरसरी तौर पर पठन स्किमिंग के अंतर्गत आएगा। समान विचार प्राप्त करने के लिए स्किमिंग के अंतर्गत आएगा। समीक्षा करने के लिए बहुत उपयोग, ये आपको स्किमिंग के अंतर्गत आएगा। बिना विवरण पर ध्यान दिए पाठ को जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी तेज में पढ़ना, आपको स्किमिंग में आएगा। समान विचार या सार समझना, आपको स्किमिंग के अंतर्गत आएगा। ये अगर पॉइंट याद रखते हैं ना तो आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और न कंफ्यूज कीजिएगा एकदम। अब आता है स्कैनिंग यानी क्रम वीक्षणम, आपको संस्कृत का शब्द है। स्कैनिंग क्या है? देखो, बारीकी से पढ़ना यानी विशिष्ट रूप से पढ़ना, किसी विशिष्ट जानकारी के रूप में पढ़ना, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ना, एकदम आपके पॉइंट। इच्छुक जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ना स्कैनिंग के अंतर्गत आएगा। फोन नंबर में किसी का नंबर ढूंढना, अब मान लीजिए नंबर है सेव, अब काम आ गया 2 साल के बाद, तो विशेष रूप से नंबर इमरजेंसी में ढूंढना
तो आपको फोन में किसी का नंबर ढूंढना स्कैनिंग के अंतर्गत आएगा। सिर्फ ये पॉइंट याद रखनी है, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको समझ मान लीजिए थोड़ा कम ध्यान में रखता है तो आप फैक्ट को याद रख लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, परफेक्ट आपका आंसर तक आराम से पहुंच जाएगा। समाचार पत्र में समाचार पढ़ती है, ये भी आपको स्कैनिंग के अंतर्गत आएगा। गहरी से पठन किया जाता है, ये भी आपको स्कैनिंग के अंतर्गत है। विशेष फैक्ट की तलाश में पढ़ना, ये के स्कैनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको सभी याद रखते हैं ना, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्कैनिंग से। और स्किमिंग और स्कैनिंग, ठीक, तो आपको याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। अब है यानी गहन रीडिंग क्या है? संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना, गहन रीडिंग के अंतर्गत है। जानकारी के हर भाग में गहन जांच, एकदम विशेष रूप से जांच, तो आप देखिए गहन रीडिंग के अंतर्गत आएगा। ये पॉइंट आप दो तो याद रखिएगा गहन रीडिंग से संबंधित। विस्तारित या विस्तृत पठन क्या है? नए और समान ज्ञान पर केंद्रित, पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बड़ा बड़ा कहानियों पढ़ना आपको विस्तृत पठन के अंतर्गत है, विस्तृत रूप से पढ़ना, ठीक ना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पाठ सामग्री बोधगम्यता संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन का चयन करें? अब देखिए गलत कथन का चयन करने के लिए हमको बोल दिया है, पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया है। क्या कर रहा है? स्किमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि स्किमिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमको गलत पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। उसके बाद कर रहा है स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है, ये भी बात आपको बिल्कुल सही है। और उसके बाद है स्किमिंग सशरी तौर पर पठन, ये बात तो बिल्कुल सही है, के अंतर्गत पाठ सामग्री शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है, पठन होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। उसके बाद है स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सशरी तौर पर पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल नहीं, ये उल्टा कर दिया है फंसाने के लिए। अगर हमको याद है तभी सटाक्षना बन गया ना। अब पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया है, लेकिन हमको निगेटिव था यह और यह तीनों सही है, गलत पूछा था, एक का आपका आंसर हो जाएगा 4, एकदम स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 14 दिसंबर में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना, किसका उदाहरण है? पेपर 2 15 दिसंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, सब हार्ड था। बारीकी के पठन या पठान स्कैनिंग, जी बिल्कुल यही होगा स्कैनिंग, जो आपको यही कह रहा है, जो विशिष्ट तथ्य या विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करना स्कैनिंग। सर्वेक्षण, जी बिल्कुल नहीं। समीक्षा, ये भी नहीं होगा दोनों। और सरसरी तौर पर पठन स्किमिंग, ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? बारीकी की पठान यानी स्कैनिंग, इसका राइट आंसर सेकेंड का तो ये होगा। देखते हैं अगला कंसेप्ट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या है। देखिए निदानात्मक का मतलब हुआ किसी कमजोरी को पता करना किसी के बारे में, और उपचारात्मकता का मतलब हुआ किसी कमजोरी को समाधान करना, यानी पता लगा लिए तो उसको समाधान करेंगे, यानी हम उसको उपचार कर देंगे, ठीक ना। बस उसमें निदानात्मक जो पॉइंट है, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधित कठिनाइयों, कमजोरी या विफलताओं का मूल कारण ढूंढना, हम अभी तुरंत बोले जो कमियों को पता लगाएंगे, जिसके समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जिसमें समस्या की पहचान, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें शिक्षक निदानात्मक शिक्षण से मिली जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों की कमजोरियों या दोषों को दूर करने हेतु विशेष शिक्षण उपागम अपनाता है, उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। जो कमजोरी पता चल गया ना, अब क्या करेंगे? उसको समाधान कर देंगे, सिखा देंगे। ऐसा नहीं कि पिटने लगेंगे कमजोरी आ गया तो, जी बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक जैसी परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना है, क्या कहलाता है? पहचान करेंगे कमजोर को, प्रबल को, क्या करेंगे? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जी बिल्कुल नहीं। वैधता परीक्षण, बिल्कुल नहीं। आपको होगा निदानात्मक परीक्षण, जो किसी कमजोरी के पता लगाएंगे बच्चों को, उसी को कहेंगे हम निदानात्मक परीक्षण। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत तंग करके रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? देखिए उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। क्या ये आपको सेट खाता है? नहीं ना, अधिक अंक लाना चाहते हैं, ये कट जाएगा। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी क्वेश्चन फंसाया गया है, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर
ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब क्या, कुछ आयामों पर ध्यान, यानी कुछ तो आपको कमजोरी है, तब ना उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यही आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंडरी नंबर आंसर आपका होगा। ये भी सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया है। क्या देखिए, पोर्टफोलियो क्या है? यह एक फाइल है, यह एक क्या है? फाइल है। देखते होंगे आपको क्लास टीचर या हेड टीचर रखता है। यह बच्चे द्वारा किया गया कार्यों का संग्रह इकट्ठा करता है। बिल्कुल आपको यह पॉइंट याद रखना है, जिसमें शैक्षिक कार्यों के साक्ष्य संग्रहित रहते हैं, एकदम याद रखना है। इसमें प्रोजेक्ट वर्क, रचनाएं, चित्रकला, लेखा आदि बच्चों द्वारा किया गया कार्य रखता है। कितना एब्सेंट किया, कितना सीखा बच्चा, हर दिन हर महीना का यह ख्याल रखा जाता है इसमें पोर्टफोलियो में। शिक्षक, अभिभावक और स्वयं बच्चे मूल्यांकन का अवसर देना, ये भी आपको सीटेट के एग्जाम में ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल आपको टिकट करना है पोर्टफोलियो की ओर। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों का प्रगति को सतत और समग्र रूप से दर्ज यानी रिकॉर्ड करना, एकदम इसका तो यही उद्देश्य है। ऐसा कहिए ना, जो बच्चा समग्र रूप से सीखा है ना, उसको हम रिकॉर्ड यानी इकट्ठा करके रखेंगे, उसी को कहेंगे पोर्टफोलियो। अब देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट याद है, सतत सार्वभौमिक आकलन यानी सीसीई क्या है? सीसीई क्या है? यह एक प्रणाली है। क्या याद रखना? यह एक प्रणाली है। शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन होता है। आपकी यह लाइन आ जाएगा। फिर भी पोर्टफोलियो लगाना अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो देखते हैं अब इसका एकदम क्वेश्चन। टोटल अपडेट कंसेप्ट है और अपडेट क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरण का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो, सतत सार्वभौमिकता आकलन, निपुणता आकलन, निदानात्मक परीक्षण। तो आपका कौन होगा इसमें से? तो पोर्टफोलियो होगा। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट आपको ऑप्शन एकदम है। क्या कहा गया क्वेश्चन? शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के यानी सीखा गया शिक्षार्थी उसके उदाहरण का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड आ गया दर्ज, पोर्टफोलियो होगा एकदम। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं अगला कंसेप्ट। अब छोटा छोटा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल यानी LSRW। आप देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह क्या है? सबका लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल है। भाषा एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। आपके सीटेट के पॉइंट में बहुत तंग करके रखा है, यह पॉइंट छोटा सा याद रखिए। भाषा एक दूसरे को प्रभावित करता है, एकदम प्रभावित करता है। भाषा कौशल क्रम में नहीं होता है, याद रखना। लेकिन मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा कौशल क्रम में होता है। यहाँ पर लिख दिया है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा कौशल क्रम में हो सकता है। ये भी पॉइंट आपको भी दिया है और पूछा गया है। हालांकि किसी में सुनने की क्षमता बाद से होगा, पहले बोले लेता है, तो इसीलिए आपको भाषा कौशल क्रम में नहीं होता है। भाषा कौशल का प्रकार, भाषा कौशल का प्रकार देखते हैं। यानी भाषा कौशल यानी एक होता है ग्रहणशील यानी अभिव्यक्ति का मतलब बोलना, जो आप फेंक रहे हैं। ग्रहणशील मतलब क्या? अध्ययन कर रहे हैं। तो ग्रहणशील में क्या होगा? ग्रहण में यानी सुनना यानी श्रवण या पठन। आपको सुनना और पठन आपको ग्रहणशील में आएगा, और अभिव्यक्तिक आपको आएगा बोलना और लिखना। आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत तंग करके रखा है इस टाइप के प्रश्न, तब कहिएगा आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? हमको निगेटिव ढूंढना है पठन के साथ, याद रखना। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया है। घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, ये हो सकता है पठन का लक्षण, एकदम हो सकता है। अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, यह भी हो सकता है। अब देखिए, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। सिर्फ अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करेगा? बिल्कुल नहीं। हमको निगेटिव पूछा था, इसीलिए निगेटिव के भाई निगेटिव। और एक का आपका पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में एक का आंसर आपका 3rd नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। बहुत बार पूछा गया, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से किन्हें ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाता है? श्रवण और पठन जाना जाता है ग्रहणशील में, श्रवण और लेखन जाता है, पठन और बोलना, अब बोलना और लिखना। तो देखिए, श्रवण और पठन आपका यह राइट आंसर होगा, जो ग्रहणशील में आएगा। यानी श्रवण मतलब सुनना, और पढ़ेंगे भी सुनेंगे। और उसके बाद है श्रवण और लेखन, तो श्रवण तो आ जाएगा, लेकिन लेखन आ जाएगा आपको अभिव्यक्ति में। पठन और बोलना, पठन आपको आ जाएगा ग्रहणशील में, बोलना आ जाएगा अभिव्यक्ति में, और बोलना और लिखना ये आपको अभिव्यक्ति में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में 7 जुलाई 2024 में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। लेकिन कंसेप्ट तो हर बार आता है, कंसेप्ट में कमी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है जो हर बार नहीं आता, हर बार आप देखिए ना, 7 को होगा चाहे 8 का एग्जाम, आप एग्जाम देकर अगर आप निकलिएगा तो जरूर मेरा याद कीजिएगा आपको हिंदी के पेडागोजी में, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। श्रवण में क्या शामिल है? श्रवण मतलब क्या? सुनना। तो ध्वनि, सुनना, ध्वनियों जैसी है तद रिकॉर्ड करना, नहीं रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, रिकॉर्ड करना जी बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं होगा।
विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, ये भी नहीं होगा श्रवण में। विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं होगा। ध्वनियों की पहचान करना और उसे अर्थ निकालना, जी बिल्कुल ये होगा आपको श्रवण में। क्या शामिल है, यानी एकदम आपको एकदम यह शामिल होगा, यह अर्थ। और पेपर 2 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था। थर्ड का आंसर 4 नंबर होगा। चलिए आ गया, अब देखते हैं अगला कंसेप्ट। अब आ गया महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लेव वैगोस्की। तहलका मचा के रखा है। हिंदी के पेडागोजी में आपको बाल विकास में आ जाता है, संस्कृत के पेडागोजी में आ जाता है, एकदम इंग्लिश के पेडागोजी में आ जाता है। देखिए लेव वैगोस्की आपको कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। लेव वैगोस्की ने कहा जो पहले भाषा आएगा बाद में विचार आएगा, लेकिन वही जीन पियाजे ने कहा, दोनों में विवाद चल रहा है अभी भी ससुरा का, कह रहे नहीं नहीं नहीं, जीन पियाजे कह रहा है नहीं पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगा, लेकिन यही लेव वैगोस्की कह रहा है जो नहीं पहले बच्चा में भाषा आएगा उसके बाद विचार आएगा, उसके बाद यानी बच्चा सोच सकता है। विचार का मतलब अंतःक्रिया जब आ जाएगा तो समझ लेना लेव वैगोस्की है। पारस्परिक आ जाएगा तो समझ लेना लेव वैगोस्की है। जेडपीडी आ जाएगा तो आप समझ लेना लेव वैगोस्की है। यानी जेडपी का मतलब हुआ जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी विकास का समीपस्थ या निकट क्षेत्र, आपको जेडपीडी। यानी इसका मतलब वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर को हम कहते हैं जेडपीडी। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, जो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है बच्चा को सहयोग करना, तो समझ लेना आपको लेव वैगोस्की का शब्द है। सहयोग आ जाएगा, पाठ आ जाएगा, ढांचा आ जाएगा, मचान आ जाएगा, आलंबन आ जाएगा, सभी एक ही नाम होता है सहयोग, यानी आपको स्कैफोल्डिंग। अब आता है एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकारी व्यक्ति, तो आपको समझ लेना ये आपको लेव वैगोस्की का है। टोटल आपको ये फैक्ट अगर याद रखते हैं ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भाषा के प्रकार यानी उम्र के अनुसार, सामाजिक भाषा यानी सोशल स्पीच, और एक होता है स्वगत भाषा यानी प्राइवेट स्पीच, या एक होता है आंतरिक भाषा इनर स्पीच। तो ये सभी आपको लेव वैगोस्की का है। सामाजिक भाषा जो समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और स्वगत यानी भाषा जो प्राइवेट स्पीच जो अपने आप से भाषा सीखते हैं। उसके बाद आंतरिक भाषा यानी इनर स्पीच। ठीक, तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखना है। लेव वैगोस्की के अंतर्गत आता है। हम क्या बोले, लेव वैगोस्की ने बोला था पहले भाषा आएगा बच्चे में उसके बाद विचार सीखेगा, और वही जीन पियाजे बोला नहीं 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 पहले विचार यानी चिंतन करेगा उसके बाद भाषा सीखेगा। ठीक, तो अब इसे रेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में से कौन सा वैगोस्की के जेडपीडी के समान है। देखिए क्रेसन अभी तुरंत हम बोलेंगे, अभी तुरंत पढ़ाएंगे क्रेसन के बारे में, अभी तुरंत। अब देखिए वैगोस्की और इसका किससे, क्रेसन जो प्रकार दिया है ना भाषा सीखने का, उससे किससे मिलता जुलता है जेडपीडी। प्राकृतिक व्यवस्था की परिकल्पना, जी बिल्कुल नहीं। अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, ये भी नहीं। निवेश परिकल्पना, जो बच्चा के निवेश परिकल्पना होता है, बच्चा का जो स्तर होता है उस लेवल से उच्च लेवल की भाषा को सिखाया जाता है, उसी को कहेंगे निवेश परिकल्पना। एकदम यही आपका राइट आंसर होगा। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम आपका करेक्ट आंसर आपका 3rd नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। कर रहा है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। पियाजे के द्वारा, जी बिल्कुल नहीं, वैगोस्की के द्वारा। किसके द्वारा, तो वैगोस्की के द्वारा किया गया है, और सेकेंड का आंसर सेकेंड होगा, और सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, स्टीफन क्रेसन। आपको अगर आ जाएगा नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन तो कहिएगा आउट ऑफ सिलेबस, बहुत बार पूछा गया है। देखिए कैसा पूछा गया, क्वेश्चन करवाएंगे और क्लियर हो जाएगा। सिद्धांत दिया था यह, द्वितीय भाषा अर्जित का सिद्धांत दिया था यह स्टीफन क्रेसन। इन्होंने भाषा अर्जन को भाषा अधिगम से अलग माना था। क्या माना था, अलग माना था। इन्होंने 5 परिकल्पनाओं के माध्यम से अपना सिद्धांत समझाया था। किस पर, तो देखिए अर्जन अधिगम परिकल्पना। इसने बताया कि अर्जन जो है ना अवचेतन प्रक्रिया है, और अधिगम है ना चेतन प्रक्रिया। इसी ने बताया, तब ना हम लोग पढ़ते हैं भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम उसके बाद चेतन प्रक्रिया है। उसके बाद सेकेंड नंबर जो है इसका सिद्धांत प्राकृतिक या स्वाभाविक क्रम परिकल्पना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। भाषा का अर्जित एक निश्चित क्रम में होता है, इसी स्टीफन क्रेसन के अनुसार। और निश्चित क्रम में कैसा होता है, एग्जाम्पल समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको हो जाएगा क्लियर। उसके बाद है निगरानी परिकल्पना। क्या है, व्याकरणिक नियम अर्जन में सहायक नहीं बल्कि केवल यानी मॉनिटर की तरह काम करता है, ये आपको याद रखना है। तो निगरानी परिकल्पना नहीं, क्लासरूम में क्या होता है, सर कहीं चल जाता है 5 मिनट 10 मिनट या लेट से आता है तो एक मॉनिटर बना देते हैं क्लासरूम में, तब तक वो सारा स्टूडेंट को निगरानी करता रहता है। जब खदरपनी करता है उसको नाम लिखकर एकदम लिस्ट बनाकर दे देते हैं आगे में। अब उसके बाद सर आता है तो अंधाधुन पिता करता है, बस निगरानी परिकल्पना में आएगा। चलिए 4 है, बहुत भिविया है, इसको नहीं छोड़िए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। निवेश परिकल्पना यानी बोधगम निवेश, इसको ही कहेंगे। I+1 का कंसेप्ट इसी में आता है। बच्चों के वर्तमान
समझता से थोड़ा उच्च स्तर का भाषा संपर्क मिलता है तभी अर्जन आगे बढ़ता है। ये आपको हम कई बार आपसे पूछा गया है, बताया है कई बार। जो बच्चा के भाषा रहता है ना, उसे थोड़ा उच्च लेवल की भाषा सिखाया जाता है, सहयोग किया जाता है, उसी को कहेंगे I+1 का यानी कंसेप्ट निवेश परिकल्पना या बोधगम निवेश। उसके बाद आता है 5 नंबर भावात्मक अवरोध परिकल्पना, यानी भय, चिंता, नकारात्मकता भावना अर्जन की प्रक्रिया में बाधा डालती है, एकदम बाधा डालती है, तब आपको हो जाएगा भावात्मक अवरोध परिकल्पना, यानी आप बाधा डालिएगा, डर दिखाइए। सीखने में तो बाधा डालबे न करेगा, एकदम डालेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले। करेक्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पहले खिलौना शब्द का उपयोग करता है और बाद में खिलौने बहुवचन कहना शुरू करता है। यह घटना किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है? देखिए क्रम में आ गया, पहले खिलौना, उसके बाद बहुवचन खिलौने। तो बहुवचन पहले एक वचन किया, उसके बाद बहुवचन, पहले बहुवचन नहीं किया, तो क्रम में आ रहा है, सीख रहा है। तो क्रम में आ रहा है तो क्या होगा? व्याकरण अनुवाद पद्धति जो नहीं पढ़ेगा वो सटाक से लगा देगा, लेकिन ये नहीं होगा, गलत होगा। स्वाभाविक क्रम परिकल्पना, ये होगा आपको स्वाभाविक क्रम परिकल्पना। अभी तुरंत बताइए, आपके सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी अ अवस्था में है तब भाषा अर्जन उसे स्थिति में होगा। इस शिक्षार्थियों को डैश डैश दिया जाए जो I+1 स्तर से संबंधित है। आ गया क्वेश्चन। पर्याप्त निवेश, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बोधगम निवेश, ये भी नहीं होगा, बोधगम निवेश होगा। क्या होगा? बोधगम निवेश। कई बार बता चुके हैं, सीटेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, यानी आपका कौन? नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की मनोवैज्ञानिक, बहुत अच्छा, एकदम बहुत तंग करके रखता है, इसे क्वेश्चन अवश्य आता है। भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था यह नोम चोम्स्की। भाषा अर्जन का सिद्धांत इसी को कहेंगे और यही दिया था। भाषा केवल वातावरण और अनुकरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह जन्मजात यानी जन्मजात जैविक क्षमता है। किसने कहा था? नोम चोम्स्की। कहा जो बच्चे में जो भाषा आता है वो जन्मजात से ही आ जाता है। तो आपको कई बार रहता जन्मजात जैविक, ऑप्शन में आप लगा देना नोम चोम्स्की। यानी LAD एक डिवाइड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, यानी एक डिवाइड होता है जिसमें मानव मस्तिष्क में भाषा सीखने का आंतरिक तंत्र है, यानी यंत्र है। सभी बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से मौजूद होता है, आपको यह पॉइंट याद रखना। सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल व्याकरण यानी UG किसने कहा था? का सिद्धांत था, ठीक ना। भाषा और विचार आपको नोम चोम्स्की के अंतर्गत आएगा, दोनों पूछेगा था नोम चोम्स्की। तो ये पॉइंट सारा याद रहेगा। इतना पॉइंट अगर याद रखते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की ने क्या कहा था? जो बच्चा को जो भाषा आता है ना, जन्म जाते से आ जाता है, यानी वह व्याकरण जो है ना जन्म जाते से सीख लेता है। तो ये किसने कहा था? नोम चोम्स्की। और एक चीज, एक पॉइंट और याद रखना, भाषा 2 स्तर, यानी भाषा के 2 स्तर बताया था, सतही और गहन संरचना। सतही का मतलब ऊपर ऊपर और गहन मतलब जो गहराई रूप से एकदम। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, चोम्स्की का सिद्धांत किस पर बल देता है? अभ्यास और अनुकरण से? जी बिल्कुल नहीं, जन्मजात और जैविक क्षमता पर। वर्ड से क्वेश्चन पकड़ लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको सीटेट के एग्जाम में, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और पुरस्कार और दंड बिल्कुल नहीं, केवल सामाजिक प्रथा, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, चोम्स्की बताई भाषा की कौन सी 2 संरचनाएं हैं? इनपुट और आउटपुट? बिल्कुल नहीं, सतही और गहन संरचना है, यही बताया था। श्रवण और वाचन नहीं बताया था। तो चोम्स्की के ये आपका 2 का हो जाएगा, 2 नंबर, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसमें माध्यम से प्रवेश में मौजूद भाषाओं के अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? देखिए मस्तिष्क आ गया शब्द, मानवीय मस्तिष्क, बच्चा के मस्तिष्क में डिवाइड होता है। लेव वागोस्की यह शब्द दिया था? बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे दिया था? जी नहीं। बुनर दिया था? जी नहीं। नोम चोम्स्की दिया था। इसका राइट आंसर आपको नोम चोम्स्की होगा, 4 नंबर, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, जो कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन है। चलिए कंसेप्ट है समग्र भौतिक प्रक्रिया। क्या है? देखिए अब कई बार आ जाता है कुल भौतिक प्रक्रिया, टोटल भौतिक प्रक्रिया। तो आपको टोटल भौतिक प्रक्रिया तो आपको किस प्रकार, देखिए कोई भी भाषा सीखता है तो शारीरिक अंग को स्पर्श करके सीखता है। स्पर्श मतलब छू कर सीखता है। कोई भी भाषा सिखाता है तो शारीरिक अंग को हिला हिला कर नहीं सिखा रहा था। कविता भी पढ़ रहे होते हैं या स्पर्श करके, जो ये मेरा नाक है, ये कान है। अब बच्चा को मान लीजिए अभी कह दीजिएगा राउंड, तो बच्चा राउंड समझेगा, एक चक्कर ऐसे घूम जाएंगे समझ जाएगा ना। तो यही तो है स्पर्श करके समझाना, जो शारीरिक यानी भौतिक रूप से समझाएंगे, एकदम आपका वही होता है समग्र भौतिक प्रक्रिया। अब देखिए सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं,
यह मेरी नाक है, यह मेरी कान है, छू छू करके समझा रहे यह मेरी नाक है, यह मेरी कान है। यह कविता गाते समय में शरीर के जिस अंग को नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है? विभिन्न दर्शन गहराई, जी बिल्कुल नहीं। सर्वभाषिक, बिल्कुल नहीं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, जी बिल्कुल नहीं। समग्र भौतिक प्रक्रिया, एकदम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर 4 होगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट है उद्गामी साक्षरता क्या है? उद्गामी साक्षरता का मतलब हुआ जो बच्चा विद्यालय जाने से पहले, औपचारिक अध्ययन करने से पहले कुछ न कुछ सीख लेता है, उसे पहले सीखा रहता है। ऐसा नहीं है जो विद्यालय जाता है तो कुछ नहीं सीख कर जाता है, कुछ तो सीख कर जाता है। विद्यालय जाता है तो उसे पहले बच्चा परिवार के साथ सीख लेता है, ठीक ना। चाहे कुछ भी बोली सीखा होगा, भाषा सीखा होगा, छोटा छोटा वर्ड जरूर सीख कर जाता है। तो बच्चे औपचारिक पठन शुरू करने से पहले विकसित कर लेता है, इसी को कहेंगे उद्गामी साक्षरता। और अनौपचारिक पठन प्रक्रिया है, जी बिल्कुल, ये नियम रूप से नहीं होता है। अनौपचारिक आपको सीमित नहीं होता है, जो सीमित होगा वो औपचारिक होगा, जिसमें नियम लगेगा, व्याकरण लगेगा, वो औपचारिक होगा। यह बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है, बिल्कुल सही, एकदम। तो आप देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं, ठीक। अब देखिए उद्गामी साक्षरता, जी बिल्कुल यही तो होगा, और वही तो कर रहा है क्वेश्चन, जो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑनलाइन में, तो ढेर कर धमाल मचा के रखता है। और ऑनलाइन से पहले सारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद फिर ऑफलाइन में आया है, तो आप कहिएगा हट 2018 में है ना, थोड़ा सा टफ आ गया था क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है ना कंसेप्ट को, तो कर रहे थे बहुत हार्ड। कंसेप्ट हर बार रिपीट होता है, लेकिन समझ लीजिएगा, थोड़ा सा फैक्ट याद रख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। चलिए और देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट पराभाषिक जागरूकता क्या है? किसी भाषा के समझ यानी चिंतन कर सके और उसका प्रयोग कर सके, उसी को कहते हैं पराभाषिक जागरूकता। जिसके बारे में समझ सके, चिंतन कर सके जिस भाषा के बारे में, और उसका प्रयोग कर दिया अपना हिसाब से, उसी को कहेंगे पराभाषी जागरूकता, ठीक। अब देखिए पराभाविक जागरूकता क्या है, यानी भाषिक होगा यहाँ पर व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, जी बिल्कुल नहीं। यह देखना कि शिक्षार्थी होगा यहाँ पर तृतीय भाषा में भाषिक संरचना अनुपात हुए कैसे सीखता है, ये भी नहीं होगा। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, अभी थोड़ा सा वर्ड पकड़ रहे हैं, चिंतन आ गया क्वेश्चन, और मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखिए निष्क्रिय शब्दावली क्या है, यह कंसेप्ट, ऐसा शब्द जानते हैं जो और समझते भी है हो लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, इसी को कहेंगे निष्क्रिय शब्दावली, ठीक। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। सक्रिय शब्दावली क्या है? ऐसा शब्द जानते हो और समझते हो और प्रयोग भी कर लेते हैं, उसे कहते हैं सक्रिय शब्दावली। मतलब शब्द जानते हो लेकिन डर के माध्यम से आप प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो निष्क्रिय शब्दावली। डर रहता है, हुक्की रहता है अंदर से। और जिसमें सक्रिय शब्दावली, जिसमें निफिकिर होकर प्रयोग में कर देता है, निफिकिर होकर बोल देते हैं, एकदम आपको होगा सक्रिय शब्दावली। अब देखते क्वेश्चन। मीना किसी विषय सामग्री में यह वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं जिसे उस शब्द का प्रयोग करने के लिए असमर्थ है। सामना शब्द को पहचानती है लेकिन जो क्या करता है उस शब्द का प्रयोग नहीं कर पाता है, असमर्थ रहता है, तो आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? अगर कंसेप्ट नहीं समझे रहते अभी तब तो सक्रिय शब्दावली लगा लेता, लेकिन बिल्कुल आपका गलत रहेगा, निष्क्रिय शब्दावली होगा जो आपको कंसेप्ट के अनुसार होगा, और सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट और थोड़ा देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम में। देखिए कोड स्विचिंग क्या? कोड मिक्सिंग यानी मिश्रण, और कोड स्विचिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना आपको हो गया कोड स्विचिंग। अलग अलग वाक्यों में बोलना कोड स्विचिंग। प्रत्येक भाषा के व्याकरणिक नियमों का पालन करना, यह आपको होगा कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग में जो पूर्णतः आप वाक एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलकर उसके बाद फिर हिंदी में बोलना, मतलब पूर्णतः एक सेंटेंस बोलना। ऐसा नहीं है जो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में थोड़ा थोड़ा वर्ड करके बट लेकिन ऐसा करके इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में मिला देना, तो आपको हो जाएगा कोड मिक्सिंग। लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार चलेंगे, ऐसा वर्ड याद रखिएगा तो आपको एकदम आराम से हो जाएगा कोड स्विचिंग। और कोड मिक्सिंग है समृद्ध हिंदी और प्लस अंग्रेजी या कोई 2 भाषा या 3 भाषा या 4 भाषा 2 भाषाओं में बोलना, आपको कोड मिक्सिंग हो जाएगा। अलग अलग शब्दों में बोलना, शब्द अलग अलग बोल रहे हैं, वाक नहीं अलग अलग बोल रहे हैं, वाक बोलिएगा तो आपको कोड स्विचिंग आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में एक गतिविधि करवाई जिस विद्यार्थियों ने अपने लेखन में 2 भाषाओं का प्रयोग किया। क्या कर रहा है? 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं इस प्रकार से, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग,
परभाषिक योग्यता, अंतरभाषा। तो क्या होगा, कोड मिक्सिंग होगा, क्योंकि दो भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। इसका राइट आंसर आपका सेकेंड होगा। चलिए, यदि एक वार्तालाप में वक्ता अलग अलग वाक्यों में अंग्रेजी से स्पेनिश में बदलता है, देखिए वाक्य कह रहा है बदल दिया, जबकि प्रत्येक भाषा के व्याकरणिक नियमों का पालन करता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, बदल दिया वाक्य। कोड मिक्सिंग? जी बिल्कुल नहीं, आप तो दो भाषा में मिक्सिंग कर लेते तो हो जाता, लेकिन कोड स्विचिंग है, आपने वाक्य को चेंज किया, परिवर्तन किया, तो आपको क्या हो जाएगा, कोड स्विचिंग हो जाएगा। और सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर सारा कंसेप्ट समाप्त होता है। ये मेरा चैनल रहा सफलता विद इंद्रजीत, और अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप एग्जाम देकर निकलिएगा, चाहे जिस दिन एग्जाम हो, चाहे 7 का हो 8 को, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और आप लोग, यह मेरा चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के बाद आप लोगों को हिंदी में समस्या नहीं आएगा। अभी तक आप लोग 8-10 क्वेश्चन बनाते होंगे, हिंदी में आता होगा नंबर, लेकिन अब जो है इस वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 28, 29, 30 में 30 आराम से आ जाएगा। 28 तो आना ही है। तो फैक्ट बताया है उसको जरूर याद कीजिएगा। अब आप ही बताइए, कुछ समझने के लिए कुछ याद भी करना पड़ता है। आप मान लीजिए गणित का सवाल बना रहे, कुछ याद रहता है फॉर्मूला, तो सटाक से ना नहीं बना लेते हैं, इसीलिए छोटा छोटा याद आप रखिएगा ना, तो सटाक से ना बन जाएगा। और जो समझने वाला चीज है उसको तो समझना ही पड़ेगा। तो जो याद करने वाला है याद, जैसे नोम चोम्स्की भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया, तो जो सिद्धांत है याद करेंगे, जो फैक्ट है याद करिएगा, तब ना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, इसीलिए छोटा क्लास लिए हैं, और बहुत बड़ा नहीं है मैराथन, छोटा मैराथन है। अगर यहाँ से यह खतरा सारा कंसेप्ट था, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आपको टकराएगा, सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल टकराएगा। आप लोग जरूर मेरे चैनल से जुड़िएगा। ये मेरा चैनल रहा सफलता विद इंद्रजीत, और जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।